ये तो हम आज प्रैक्टिस करते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चनों का। हमारे सामने जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। पहला ऑप्शन है हैजा, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है एंथ्रेक्स और चौथा है इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर होगा इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है वो हमारा वायरस से होता है और बाकी जो है वो किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की छीलन में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हमारे सामने ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। हमारे सामने सी ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और नेक्स्ट है हमारा आयरन लवण और जल बनता है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की छीलन में मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन बी है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी है थॉमसन प्रभाव, ऑप्शन डी है जीनोन प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा टिंडल प्रभाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो टिंडल प्रभाव जो है वो किसी कोलाइडी माध्यम से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और प्रकाश जो है मतलब प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला डैश संसाधन का उदाहरण है। तो कोयला जो है ऑप्शन दिया हुआ है नवीकरणीय, बी दिया हुआ है अनवीकरणीय, सी दिया हुआ है संरक्षित और डी दिया हुआ है आरक्षित। तो कोयला को बनने में बहुत समय लग जाता है, इसी वजह से ये अनवीकरणीय संसाधन है। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि नवीकरणीय यानी कि उसे बनने में जो है कम समय लगे, जो कि तुरंत बन जाए, जैसे कि सूर्य का प्रकाश से जो है सोलर सेल के सोलर आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं सौर ऊर्जा, जैसे आप कह सकते हैं पवन ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा है टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर जो है ये ऑक्जेलिक अम्ल का है, ये हमें पता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है कि एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टैट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। कुछ क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगी जो हमारे कुछ प्रमुख कार्बनिक अम्ल एवं उसके प्राकृतिक स्रोत है। जैसे कि आपको खट्टे फलों में पता होनी चाहिए कि इसमें साइट्रिक एसिड होती है, फिर हमारा सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, फिर हमारा जो है जैतून जो होता है उसमें ऑलिक एसिड होता है, दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है और चींटी और बिच्छू का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। इमली में हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है और सेब में मेलिक एसिड होता है और मूत्र में जो है वो यूरिक एसिड होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो वो हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है CH4, ऑप्शन बी दिया हुआ है CO2, ऑप्शन सी दिया हुआ है H2S और ऑप्शन डी दिया हुआ है H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4 यानी मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक CH4 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम इसको क्या करें, इसको देख लेते हैं। CH4 को हम सही कर लेते हैं। चलिए वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, बी दिया हुआ है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, सी दिया हुआ है छोटी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं और डी दिया हुआ है छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं।
चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है गेहूं, ऑप्शन बी दिया हुआ है मक्का, ऑप्शन सी दिया हुआ है धान, ऑप्शन डी दिया हुआ है जई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा गेहूं। अब आपको ये पता होना चाहिए सोनालिका और कल्याण सोना जो है वो गेहूं की सबसे अधिक उत्पादन करने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्में हैं। इसका प्रचलन जो है वो प्रारंभ किया गया 1963 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद जो है RR21 भी गेहूं की एक अच्छी किस्म होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो मुंद्रक, ऑप्शन बी दिया हुआ है कर्णावत, ऑप्शन सी दिया हुआ है कर्णपल्लव और चौथा दिया हुआ है कर्णपट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो बाहरी जो होता है उसको हम लोग कर्णपल्लव करते हैं। इसका एक्चुअल में कुछ काम नहीं होता है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा कर्णपल्लव। आपको पता होना चाहिए कि कान के जो 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य और भीतरी भाग होता है। बाहरी हिस्से को ही कर्णपल्लव कहते हैं या इसको इंग्लिश में ऑरिकल कहते हैं, जो प्रवेश में ध्वनि एकत्र करता है, और भीतरी कान का वह भाग जो सुनने में मदद करता है उसको कर्णावत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम आगे बढ़े तो दिया हुआ है, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो पहला है हमारा अमीबा, दूसरा है हमारा फुफुंदी, तीसरा है नॉस्टक और चौथा है अमरबेल। अमरबेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरबेल की जब बात आई है तो आपको पता होनी चाहिए, अमरबेल जो है वो एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर या बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसकी आकाश बेल और अमर बलड़ी भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। यह एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियों और पर्णहरित का पूर्णतः अभाव होता है। इसका रंग जो है वो पीत मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप जो है पादप का कौन सा भाग द्विगणित नहीं है, मतलब 2 नहीं है, सो बोल रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है डिम्ब, दूसरा हुआ है दलपुंज, सी दिया हुआ है अंडाशय और चौथा जो है वो युग्मनज दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिम्ब, हो जाएगा ए। अब इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, अंडाशय जो है उसमें 2n होता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रागकोश जो होता है वो भी 2n का होता है। फिर अंडा या डिम्ब जिसको बोलते हैं वो n का होता है। फिर परागन भी n का होता है, सॉरी पराकन याद रखिएगा, पराकन यानी पोलेन ग्रेन जो होता है वो भी n होता है, और नर युग्मक जो होता है वो भी n होता है, और युग्मक जो होता है यानी जायगोट जो होता है वो 2n का होता है। तो इससे आप उसको छांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? एक ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत जनित्र, बी ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर और डी ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती है। दिक् परिवर्तक एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बैगनी, ऑप्शन बी दिया हुआ है नीला, ऑप्शन सी दिया हुआ है लाल, ऑप्शन डी दिया हुआ है पीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा लाल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर लाल हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि रेले के प्रकीर्णन के अनुसार विकिरण की तरंगदैर्घ्य जितनी अधिक होगी उतना ही कम इसका प्रकीर्णन होगा। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी
तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बैरोमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है विस्कोमीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टेलोगोमोमीटर। चलिए, अगर इसका हम सही जवाब देखें तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैरोमीटर का हम लोग किस चीज़ में यूज करते हैं। तो बैरोमीटर जो है वायुमंडल के दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। हाइड्रोमीटर जो है, हाइड्रोमीटर ये किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व या द्रवों के घनत्व को मापने के लिए काम किया जाता है। और विस्कोमीटर जो होता है इसके द्वारा किसी तरल की सयानता मापी जाती है। और स्टेलोगोमोमीटर जो है इसके द्वारा सतह यानी पृष्ठ जो है उसका तनाव को मापा जाता है। तो विशिष्ट गुरुत्व की बात इसमें पूछ ही रहा है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके ऑप्शन ए दिया हुआ है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है परमाणु क्रमांक समान होते, ऑप्शन बी दिया हुआ है परमाणु भार अलग होते हैं, ऑप्शन सी दिया हुआ है न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि समस्थानिक का जो है परमाणु संख्या जो होगा यानी क्रमांक जो होगा वो तो समान होगा और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है कॉलेरा, दो दिया हुआ है इसका ऑप्शन क्या, तो क्षय रोग। ठीक है, और सी जो दिया हुआ है सिफिलिस दिया हुआ है, और डी जो है वो एंथ्रेक्स दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिफिलिस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन डी है 18, ऑप्शन सी है ऑप्शन 18 और ऑप्शन डी जो है वो है 20। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम का तो 20 होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित किससे होता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ए ऑप्शन है उत्पादक द्वारा, बी है शाकाहारी द्वारा, सी है मांसाहारी द्वारा और डी है अपघटक द्वारा। तो प्रथम पोषण स्तर जो है वो हमारा उत्पादक के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला की, तो निम्न पोषण स्तर से ये उच्च पोषण स्तर के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम में श्रृंखलाबद्ध होती है। जैसे एक पौधे का भक्षण कीड़े द्वारा किया जाता है, कीड़े को मेढक खा जाता है, मेढक को जो है वो सांप खा जाता है और सांप को बाज खा जाता है। इस भोज क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं जो कि पौधे पर निर्भर होते हैं, और जो है ये इसीलिए उत्पादक या स्वपोषी और जंतुओं को जो है उपभोक्ता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें तो दिया हुआ है हमारा क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी जो है वो मक्खन। तो इमल्सन का उदाहरण पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हमारा दूध हो जाएगा। ठीक है, पायस जो होता है यानी इमल्सन जिसको बोलते हैं, ये दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। इमल्सन तो हम जानते हैं कि ये दो प्रकार से होता है, एक जल में तेल, ठीक है, और एक होता है तेल में जल होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोदित होती है? तो ऑप्शन ए है 26.6 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी है 32.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी दिया हुआ है 41.2 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन डी दिया हुआ है 30.5 किलो जूल पर मोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30.5 किलो जूल पर मोल, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल
ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये है पहला ऑप्शन दिया हुआ है HTTP, ऑप्शन बी दिया हुआ है IP, ऑप्शन सी दिया हुआ है SMTP, ऑप्शन डी दिया हुआ है PP, मतलब PPP दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा SMTP, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ये SMTP जो है ये प्रोटोकॉल का मतलब है क्या? इसका मतलब कि पूरा नाम क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह ईमेल सिस्टम के लिए एक प्रमुख प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक मेल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जाता है। SMTP प्रोटोकॉल IP या TCP प्रोटोकॉल फैमिली का ही प्रोटोकॉल जो है ये है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है, यानी कि जैगोमॉर्फिक का उदाहरण पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो है हमारा मटर, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी जो है वो है गुड़हल, ऑप्शन डी जो है वो है धतूरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मटर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है मोनेरा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटिस्टा, और ऑप्शन सी है फंजाई, ऑप्शन डी है डाइटम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मोनेरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सेलेनियम, ऑप्शन बी है गैलियम, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो सोलर सेल बनाने के लिए जो है मुख्य रूप से यूज किया जाता है सिलिकॉन का यूज किया जाता है के रूप में भी जाना जाता है। सौर सेलों को सिलिकॉन बॉल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो ऑप्शन ए है 1 परमाणु, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन जो है O3 होता है, तो ये 3 परमाणु से बना हुआ होता है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक नए डॉक्यूमेंट्स को खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+H, ऑप्शन बी है Ctrl+N, ऑप्शन सी जो है वो Ctrl+S, और ऑप्शन डी जो है वो Ctrl+N। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+N हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन नाभिक, ऑप्शन बी जो है वो ऑर्गन नाभिक है, ऑप्शन सी जो है वो हीलियम नाभिक है, और ऑप्शन डी जो है वो क्रिप्टॉन नाभिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित किससे होता है? तो ऑप्शन ए है मस्तिष्क व कपालीय तंत्रिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी है मेरुरज्जु व मेरु तंत्रिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी है मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा, ऑप्शन डी है कपालिया व मेरु तंत्रिकाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इसे जो है कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से समान और रिकॉम्बिनेंट, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक रूप से समान, आनुवांशिक रूप से समान इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक वर्धन कहलाता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप है जिसमें पौधे के केवल वर्धी भाग ही भाग लेते हैं। कायिक प्रबंधन का यह लाभ है कि इस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं।